नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 24 दिसंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। कल परसों देखो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था सैटरडे को ही, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित। आज एक और अच्छा आर्टिकल है इंडिया के स्टील फ्रेम से संबंधित, कैसे इंडिया के स्टील फ्रेम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडिया को कैसे ग्लोबल स्किल हब बनाया जा सकता है। अच्छे पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में भी। और तीसरा आर्टिकल वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स से संबंधित है। क्या इंडिया को लगा देना चाहिए, लगा दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक एथिकल डायलेमा है जिससे आपको निपटना है। आप देखो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ना एक ऑफिसर हो, लेकिन आपकी जो जॉब है ना अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, अभी आप परमानेंट नहीं हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना काम करते हुए आपको ये पता लगता है आपके जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर है ना, ये जो पीछे बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राइब ले रहे हैं ट्रांसफर्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुछ और फैक्ट्स दिए हुए हैं केस स्टडी में कि आपके लिए ना आपकी जो जॉब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फैमिली आपकी जॉब पे डिपेंडेंट करती है और आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो। पता लग गया कि करप्शन हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, आपके जो इमीडिएट सुपीरियर हैं करप्शन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? तो इस एथिकल डायलेमा से आप कैसे निपटोगे? और एक और चीज़, आपके जो इमीडिएट सुपीरियर हैं वो ब्राइब तो ले ही रहे हैं और उनके बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। तो बताओ व्हाट वुड यू डू? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंडिया का जो स्टील फ्रेम है यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, इसमें जंग लग चुका है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से यानी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आईएएस ये देखो भारत में ना स्टील फ्रेम के नाम से फेमस है और इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ईरा में ना एक सर्विस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस। वहां से ओरिजिन है आज की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। देखो आजादी के बाद ना भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन बन गया आईएएस, मतलब गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी बन गया ये सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब आजादी से लेके अभी तक भारत में देखो पिछले 30 सालों में ग्रोथ तो आई है और कुछ कहीं कहीं पे इनोवेशन भी हुई है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले में, फॉर एग्जांपल चाइना की सिचुएशन हमारी जैसी थी 1947 के समय, लेकिन आज चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है और इंडिया काफ़ी पीछे रह गया है। तो मतलब हालांकि इसके लिए पूरी तरह से हम आईएएस को दोष नहीं दे सकते, इस सर्विस को दोष नहीं दे सकते। उसके लिए कई बार बोला जाता है देश की डेमोक्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है। चलो वो डिबेट छोड़िए। कहने का मतलब ये है ग्रोथ और इनोवेशन कहीं कहीं तो आई है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद ना, एग्जैक्टली 75 वर्ष नहीं, अभी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद ना इनकम में इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो राइटर का मेन पॉइंट ये है, आज जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, ये देखो प्रेजेंट चैलेंजेस को टैकल करने में सक्षम नहीं है। इस सर्विस में अब हमें चेंज लाने की आवश्यकता है, सुधारों की आवश्यकता है। आज के समय में यह सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट क्यों हो गई है? सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप। देखो आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर, सस्पेंशन और प्रमोशन, ये सब ना पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पे डिपेंड होता है। अब जो आईएएस ऑफिसर आरएसएस की आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंक्लाइंड है ना, उसको रूलिंग पार्टी ज़्यादा तवज्जो देगी, और जो कांग्रेस में गांधी फैमिली के ज़्यादा करीब है, फिर कांग्रेस की सरकार आने पे उसको ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा होता है हमारे देश में। मेरिट को कंसीडर ही नहीं किया जाता, इस वजह से जो ऑफिसर्स है ना उनका भी मोरल डाउन हो जाता है और ट्रांसफर, सस्पेंशन ये बार बार होता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। बार बार देखो ट्रांसफर्स की वजह से ना ऑफिसर्स किसी एक डिपार्टमेंट में ना
डोमेन एक्सपर्टीज डेवलप ही नहीं कर पाते। जैसे अगर एक ऑफिसर को कुछ समय के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में काम के लिए भेजा गया, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसे बोला जाएगा कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाइए, फिर 1 साल बाद बोला जाएगा आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जाइए। तो ऑफिसर्स जो है ना, वो किसी एक डिपार्टमेंट में, एक डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल ही नहीं कर पाते, इसलिए वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और चूंकि इतने जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, इस वजह से कोई ऑफिसर ना, किसी के पास में टाइम ही नहीं होता अपने विजन को डेवलप करने का। अब मान लो आप में से कोई पर्सन है जिसका नाम है प्रिया को भेजा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो वो उसको कोई मान लीजिए डिजीज इरेडिकेट करना है अपने जिले से, तो वो प्लान बनाएगी ना बाकायदा कि हाँ भाई इतने सालों में मैं ये डिजीज इरेडिकेट कर दूंगी, ये फेसिस में मैं ये इस प्लान को इंप्लीमेंट करूंगी, ये मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो प्रिया ने बेहतरीन प्लान बनाया एज ए डीएम, लेकिन 6 महीने बाद उसे बोल दिया गया आप दूसरे जिले में जाइए। समझ गए? तो ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हो, ब्यूरोक्रेसी में ना करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस इंडेक्स है। इसके हिसाब से ना भारत की रैंक एक मॉडरेट रैंक है, यूं भी नहीं कह सकते सबसे पीछे है और यूं भी नहीं कह सकते कि आगे है, मॉडरेट सी रैंक है। तो इसका मतलब यह है हमारे देश में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनमी की जो सिचुएशन है ना, खराब है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस मतलब प्रशासन आजाद होकर काम नहीं कर पाता, एडमिनिस्ट्रेशन के जो हाथ है ना वो बंधे हुए हैं, और पॉलिसीज का जो इंप्लीमेंटेशन होता है ना वो पुअर होता है। यह दिखाता है वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस इफेक्टिवनेस इंडेक्स। फिर चौथे पॉइंट में राइटर बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ये चौथा पॉइंट है। पहले 3 पॉइंट कौन से? सबसे पहला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दूसरा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, तीसरा करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, चौथा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। देखो भारत का ना गवर्नेंस सिस्टम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें ना डिसीजन मेकिंग का ज्यादा कंट्रोल पीएमओ के पास रहता है, अगर स्टेट है तो सीएमओ के पास रहता है। इस वजह से ना आईएएस ऑफिसर्स की ना ऑटोनमी कम हो जाती है और उनकी खुद की जो एक्सपर्टीज है ना वो यूटिलाइज हो ही नहीं पाती। जैसे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका एक विजन है, अब उनका विजन अगर देखो लीडर से अलाइन करता है, पूरी तरह से उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन करता है तो ठीक है, अदरवाइज सीनियर ऑफिसर्स की जो एक्सपर्टीज है ना वो क्लियरली पूरी तरह से अंडर यूटिलाइज्ड रहेगी। देखो वैसे तो डेमोक्रेसी है, जाहिर तौर पे चलेगी तो चुने हुए प्रतिनिधियों की, ऑफिसर्स का काम होता है एडवाइस देना, बट देखो फिर भी सीनियर ऑफिसर्स के पास में ना बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा कई ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जिनके पास में थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाती है किसी डोमेन में, लेकिन उनका जो टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। इसके बाद राइटर बताते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सुधार के प्रयास। देखो आज़ादी से लेकर अभी तक ना 50+ कमीशंस और कमेटीज आईएएस में रिफॉर्म्स के लिए गठित किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कमीशंस और कमेटीज की रिकमेंडेशंस जो है ना वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज तक नहीं पहुंची। सिर्फ रिकमेंडेशंस दे दी गई कमेटीज ने, सुझाव दे दिए गए, बस उतना ही। जैसे देखो सबसे पहले ना 1966 में फर्स्ट एआरसी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट आप पढ़ते हो ना, आप फर्स्ट की नहीं पढ़ते, आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ते हो, हालांकि वो भी अब बहुत पुरानी हो गई है, 2006 में आया था सेकंड एआरसी कमीशन, और तब से लेके अभी तक ना टाइम बहुत चेंज हो चुका है। तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, एक सेंस जो है वो आप ले सकते हो रिपोर्ट से ज़्यादा, जैसे बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, बस ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, अदरवाइज रिकमेंडेशंस बहुत पुरानी हो गई है सेकंड एआरसी रिपोर्ट की भी। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट 1966 में आई, इसमें बोला गया कि आईएएस की ना अकाउंटेबिलिटी, आईएएस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और उनके स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ये बात बोली गई फर्स्ट एआरसी में। सेकंड एआरसी में ये बोला गया कि ना सिविल सर्विसेज में एंट्री एज को रिड्यूस किया जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए और लेटरल एंट्री सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनको गवर्नमेंट सर्विस में लाया जा सके। कैसे? लेटरल एंट्री के थ्रू। लेटरल एंट्री में क्या होता है, एक तो देखो आप लोग एग्जाम दे रहे हो अब यूपीएससी का, ताकि आईएएस में सिलेक्ट हो उसको, लेकिन देखो एक दूसरा रास्ता भी है सर्विस में एंटर करने का। इसके लिए डायरेक्ट टेस्ट नहीं देना पड़ता,
और अंडर फॉर एग्जांपल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे एंट्री हो जाती है। तो वो है लेटरल एंट्री, जिस पे थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी कि रिजर्वेशन को इग्नोर किया जा रहा है लेटरल एंट्री के थ्रू जब लाया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सर्विस के अंदर। वैसे देखो 2018 के बाद से अभी जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने लेटरल एंट्री का आइडिया काफ़ी प्रमोट किया है और एम वही है, प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर के एक्सपर्ट्स को ब्यूरोक्रेसी में सीनियर पोजीशंस पे लाया जाए ताकि एक नई एनर्जी, नए आइडियाज सर्विस में आए। समझ गए? डोमेन नॉलेज भी आए, एक्सपर्टीज आए। तो इसी वजह से ना 2018 से लेके अभी तक 57 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है लेटरल एंट्री के थ्रू। रिसेंटली यूपीएससी ने देखो 45 पोस्ट को एडवर्टाइज किया था लेटरल एंट्री के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और डायरेक्टर लेवल पे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर। लेकिन क्या हुआ? कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि रिजर्वेशन को इग्नोर किया जा रहा है लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट में। तो लेटरल एंट्री के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होता है ना, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले आईएएस ऑफिसर्स की तरफ से ही रेसिस्टेंस आता है। उनको लगता है कि उनका जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर है ना, सारा बिगड़ जाएगा। फिर दूसरा मैंने आपको बता दिया, रिजर्वेशन के कंसर्न्स आते हैं। फिर आता है तीसरा, पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर मतलब जैसे अभी ओपोजिशन का प्रेशर है, तो सरकार ने लेटरल एंट्री के थ्रू ये जो रिक्रूटमेंट की जा रही थी ना, इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया। तो ये है पॉलिटिकल प्रेशर। 3 चैलेंजेस हैं। तो राइटर इसके बाद ना एक चीज ये सजेस्ट करते हैं, यूएस में अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, जिसका नाम है डोज। ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी, इनको बोला गया है कि आप इस डिपार्टमेंट को हेड कीजिए। और ये डिपार्टमेंट काम क्या करेगा यूएस में? सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ना, मतलब सरकार जो खर्चा कर देती है बेकार की चीजों पर, उसे कम करना। दूसरा पॉइंट ये है, डोज डिपार्टमेंट का ये होगा, जो ऑफिसर्स है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। आप मतलब ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर इनएफिशिएंसी है, तो हर चीज के लिए ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। ये दूसरा काम है डोज का। तीसरा काम ये है, अब कई बार देखो हमारे देश में भी ऐसा होता है, शहरों में खास करके, एक काम के लिए ना अलग अलग पैरेलल काफी सारी एजेंसीज होती हैं। सेम काम के लिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनाने के लिए एमसीडी भी बना देती है, दूसरे लोग भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो रिडंडेंट एजेंसीज है ना, सेम काम के लिए कई कई एजेंसीज हैं, तो उस चीज को एलिमिनेट करना। एक काम के लिए एक ही एजेंसी होनी चाहिए। तो ये 3 काम मेनली है डोज के। मैं फिर से बता देता हूं, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, रिडंडेंट एजेंसीज जो पैरेलल एजेंसीज हैं उनको एलिमिनेट करना, और सबसे पहले जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ना सरकार का, उसे कम करना। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, भारत की ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए ना एक ऐसा ही मॉडल को हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। और जो ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस है ना, उसको देखो मेजर करने के लिए भी कोई टूल होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स ने कैसा काम किया है। तो ये सजेशन राइटर अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन राइटर बोलते हैं कि आईएएस को रिफॉर्म करना देखो आसान नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे। अभी सीनियरिटी बेस्ड कल्चर है, मतलब कितने साल सर्विस में हो गए उसके बेस पे अपने आप प्रमोशन हो जाता है। तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन आप करोगे तो रेसिस्टेंस आएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जैसा शुरुआत में बताया गया। पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे रिफॉर्म्स आएँ। और सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी वर्डिक्ट दिए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ना 2013 का वर्डिक्ट था एक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सिविल सर्विस बोर्ड बनाया जाए, वो तय करे कि ट्रांसफर कब करनी है, कहाँ पे करनी है किसी सिविल सर्विसेज ऑफिसर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एक बिल आया था 2010 में, सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010। ये भी देखो ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए था आर्बिट्ररी ट्रांसफर से, वो भी ठंडे बस्ते में है, अभी तक उसका कोई स्टेटस नहीं है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बात बोली जाती है कि ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, उसको मॉडर्नाइज करने की बहुत भारी जरूरत है। रिफॉर्म से ना सिर्फ देखो गवर्नेंस सिस्टम एफिशिएंट होगा, बल्कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर भारत में लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उनको भी एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। और सुधार के लिए ना भारत की
गवर्नेंस जो है अपने बिल्कुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया को ना एज ए स्किल हब के तौर पे इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में, अब कुछ देशों को छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों में जैसे यूरोप के कंट्रीज़ में, जापान में, इवन चाइना में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। मतलब पॉपुलेशन जो है ना वो बूढ़ी हो रही है। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जैसे एआई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन। मतलब देखो अब यूं तो बोल सकते हो ट्रंप वगैरह के आने से थोड़ा वीक हुआ है ग्लोबलाइजेशन। मतलब पहले का अपेक्षा करना विभिन्न देशों के बीच में जो बॉर्डर्स है ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गए हैं। एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसको थोड़ा ओवरऑल ब्रॉडली वे में देखो तो ये सारे ट्रेंड्स अभी देखने को मिल रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्लाइमेट चेंज। अब इनकी वजह से ना, इन सारे ट्रेंड्स की वजह से ना जो लेबर मार्केट है ना वो भी रीडिफाइन हो गई हैं। अब जाहिर तौर पे जापान में पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है तो वहां पे लेबर की आवश्यकता है। ना सिर्फ जापान में, जहां पे भी यूएस में, यूके में, कनाडा में, जहां पे भी ये पॉपुलेशन एजिंग देखने को मिल रही है ना और फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है, वहां पे स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स की आवश्यकता है। इवन गल्फ कंट्रीज को भी ना अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। समझ गए? और दूसरी तरफ देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना अगस्त में ये बोला इंडिया का जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ना वो ग्लोबल जॉब मार्केट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है जो अभी वर्ल्ड में ग्लोबल स्किल गैप है, मतलब स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है लेकिन स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या इंडिया उस गैप को फिल कर पाएगा? यहां पे देखो एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है, यूएस, यूके, जापान, ये सारे देश जो है ना इनको ना स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी लोग चाहिए आके वो यहां पे काम कर लें, नहीं, उनको पर्टिकुलर लोग चाहिए जिनके पास में पर्टिकुलर स्किल है और उस गैप को हमें फिल करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया से कोई भी जाके इन देशों में काम कर सकता है, नहीं, जो जिन स्किल्ड लोगों की इन देशों को आवश्यकता है ना वही स्किल्ड लोग ये लेंगे, दूसरे नहीं लेंगे ये लोग। बट राइटर कहते हैं इंडिया में ना एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आर्किटेक्चर नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है कि भाई पूरे वर्ल्ड में इस टाइप के स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है तो उस टाइप की स्किल्ड हम हमारे देश में लोगों को दें, उस टाइप की स्किल दें ताकि वो लोग फिर डेवलप कंट्रीज में जाके जहां पे जरूरत है वहां पे जाके काम कर सकें और जिन स्किल्ड लोगों की वहां पे कमी है वहां पे जाके काम कर सकें। ऐसी हमारे देश में ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। हमें देखो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जो देखो ग्लोबल डिमांड के साथ में ना अलाइन करे। मतलब ग्लोब में जिन स्किल्स की आवश्यकता है वही स्किल्स हम इनकलकेट करें, वही स्किल हम सिखाएं हमारे देश में वर्कर्स को ताकि वो फिर दूसरे देशों में जाके काम कर सकें। बट देखो सच्चाई तो ये है हमारे पास में ना डेटा ही नहीं है। हमारे पास में सिर्फ कल जो मैंने आपको बताया था ना वो ईसीआर वाली रिक्वायरमेंट होती है, इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, वो लोग जिन्होंने 10वीं या फिर उससे कम क्लास पास की हैं, लो या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, 18 देशों में जाके काम करने वाले हैं, तो उनको फिर क्लियरेंस लेने की आवश्यकता होती है। उनके लिए ई माइग्रेट सिस्टम भी आया है। बस सिर्फ यही डेटा है सरकार के पास में और सरकार के पास में कोई डेटा ही नहीं है। तो इंडिया का फोकस ना अभी तक देखो सिर्फ अलग अलग देशों के साथ में ना बायलैटरल एग्रीमेंट करने तक कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूएई के साथ में सोशल सिक्योरिटी से संबंधित एग्रीमेंट साइन कर लिया, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित एग्रीमेंट साइन कर लिया कुवैत के साथ में फॉर एग्जांपल। लेकिन देखो इन बायलैटरल एग्रीमेंट से हट के सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि ओवरऑल एक माइग्रेशन संबंधित पॉलिसी बनाते हैं, ओवरऑल एक माइग्रेंट्स में क्या स्किल होनी चाहिए उससे संबंधित कोई पॉलिसी बनाते हैं। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं हमारे देश में। और ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं इनकी क्या आउटकम निकल के आती है, कभी सरकार ने उस आउटकम को एनालाइज नहीं किया, बस एग्रीमेंट करके छोड़ दिया, उसके बाद संभाला ही नहीं जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या हुआ। तो राइटर बोलते हैं अगर देखो हमें ना इंडिया को एक ग्लोबल स्किल हब के रूप में डेवलप करना है ना तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए। ऐसा रोड मैप जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि वर्ल्ड में आज के समय में किन
स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, स्किल मैपिंग करें, कौन से देश में किस टाइप के स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, फिर उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड स्किल हम देना स्टार्ट करें हमारे देश में वर्कर्स को। अब वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्किल चाहिए किस देश में। देखो आज के समय में ये पता करना बहुत आसान है। जैसे ये जो यूरोपियन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, ये फोरकास्ट करता रहता है, काफ़ी ज़बरदस्त इनकी मेथडोलॉजीज हैं, उसके जरिए ये डिमांड फोरकास्ट करता है कि किस प्रकार के स्किल्स की डिमांड रहेगी यूरोपियन कंट्रीज में। आज के समय में तो देखो बिग डेटा है, बिग डेटा एनालिटिक्स की सहायता से अलग अलग वेबसाइट्स को एनालाइज किया जा सकता है और ओवरऑल ट्रेंड का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पे कौन से देश में किस प्रकार के स्किल्स की डिमांड है। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल जॉब मार्केट का ये जो डिमांड है ना, स्किल्स की डिमांड हर 2-5 साल में ना चेंज होता रहता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी में एआई और ऑटोमेशन के लिए आज स्किल्ड कोडर चाहिए, कोई जरूरी नहीं 5 साल के बाद भी चाहिएगा। हेल्थ केयर है, जैसे एजिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, गल्फ कंट्रीज में ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी यही सिचुएशन होगी। तो ग्लोबल जॉब मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम जो पॉलिसी बनाए ना वो भी डायनामिक हो। मतलब जैसे ये बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज करें पता लगाने के लिए कहाँ पे कौन से देश में क्या डिमांड है स्किल्स की। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने एक बार किया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद फिर सरकार भूल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो हमें ये पता लग गया किस टाइप के स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है कौन से देश में। फिर देखो हम ना हमारे देश में वर्कर्स को ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्किल दें। अगर देखो हम उन वर्कर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो फिर वो देश जो है ना लेंगे नहीं, काम नहीं देंगे हमारे वर्कर्स को, और माइग्रेशन अगर होगी ना फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। इस वजह से जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेना कौन से देश में कौन से स्किल्स की डिमांड है, तो उसके बेस पे ना स्किल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए इंडिया के जो आज के एग्जिस्टिंग स्किल सेंटर्स है ना, उनको इंटरनेशनल स्किल सेंटर के तौर पे रीओरिएंट करना जरूरी है। और डेस्टिनेशन कंट्रीज के लिए थोड़ा कस्टमाइज्ड स्किल्स भी दी जा सकती हैं। जैसे कोई पुर्तगाल जा रहा है तो वहां के अकॉर्डिंग स्किल दी जा सकती है, ऐसे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है। ये देखो कस्टमाइज्ड शॉर्ट स्किल ट्रेनिंग ये दी जा सकती हैं। इसके लिए एक काम देखो ये भी किया जा सकता है, हमारे देश में जो स्किल्स का फ्रेमवर्क है ना, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको ना अलाइन किया जा सकता है। जहां पे वर्कर्स जाएंगे ना काम करने के लिए, मतलब जिस देश में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है ना, उस डेस्टिनेशन में स्किल का क्या फ्रेमवर्क है, दोनों को आपस में अलाइन किया जा सकता है। तो ये जो अलाइनमेंट होगा ना, वो उसका फायदा ये होगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से जो वर्कर स्किल हासिल करेंगे ना, फिर उनका जो सर्टिफिकेशन होगा, फिर उनकी जो स्किल होगी ना, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी, उसे पूरी वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त होगी फिर, या फिर कम से कम पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंट्री के साथ में अलाइन किया जा रहा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को, तो फिर उस देश में तो एक्नॉलेज होगा ही होगा ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वाली सर्टिफिकेशन। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइटर बोलते हैं रिटर्न माइग्रेशन वाला। देखो टेम्परेरी वर्कर्स जो विदेश में काम करके वापस अपने देश में आ जाते हैं ना, तो वहां पे भी वो कुछ स्किल प्राप्त करते हैं, तो उनकी एक्वायर्ड स्किल का ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ये एक नेग्लेक्टेड एरिया है। अगर देखो जो माइग्रेंट्स वापस आए हैं उनकी स्किल्स का एक्रीडिटेशन होगा, मतलब टेस्ट होगा कि हाँ भाई उन्होंने ये स्किल विदेश में हासिल की है, तो ये फिर देखो इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। इसलिए ना हमें हमारे देश में ना स्पेशलाइज्ड स्किल सर्टिफिकेशन वाले संस्थान बनाने की जरूरत है, जो ना विदेश से वापस आने वाले वर्कर्स को ना क्लासिफाई कर सके उनकी एक्वायर्ड स्किल्स के आधार पे। मतलब समझ गए, जो वो स्किल लेके आया ना विदेश से, तो उन्होंने जो स्किल हासिल की है, कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाना है तो टेस्ट कंडक्ट करवा लो उनके लिए, लेकिन टेस्ट करवाने के बाद में ना उन्हें सर्टिफाई कर दो कि इन्होंने ये स्किल हासिल की है विदेश से।
फिर उसका फायदा हमारे देश में ज्यादा अच्छे से उठाया जा सकेगा। फिर है लास्ट पॉइंट में तो राइटर यही बोलते हैं, हमें देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जरूर बनाना चाहिए। हमारे देश में ना पॉलिसीज डेटा के आधार पर नहीं बनाई जा रही हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। तो डेटाबेस बनाया जाएगा, कौन कौन से वर्कर्स गए हुए हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन जाना चाहते हैं, उनका डेटाबेस, कैसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है दूसरे देशों में। तो ये सारा डेटाबेस जो होगा ना, उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जैसे स्किल के कोर्सेज। तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, दूसरे देशों के साथ में एग्रीमेंट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ना डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वेल्थ टैक्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वेल्थ टैक्स का कंसेप्ट ना कोई नया कंसेप्ट नहीं है। मतलब जितनी एक पर्सन की वेल्थ है, जितनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर टैक्स लगाना, ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसका जिक्र देखो 1840 में स्विट्जरलैंड के बेसल सिटी में हो गया था, और नीदरलैंड ने इसे 1892 में अडोप्ट भी कर लिया था, और बाद में स्वीडन में ये अडोप्ट हुआ 1911 में। इंडिया में वेल्थ टैक्स का जो कंसेप्ट है, ये देखो इंट्रोड्यूस किया टी कृष्णाचारी ने। ये देखो टी कृष्णाचारी जो है ना, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। तो इन्होंने वेल्थ टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1957 में, और बाद में धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी लगा दिया। 1990 तक ना OECD के ना 12 देश वेल्थ टैक्स लगाते थे, लेकिन 2017 आते आते ये 12 की संख्या सिर्फ 4 तक रह गई, और इंडिया ने भी ना वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया 2015 में। बट देखो अब फिर से डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि वेल्थ टैक्स लगाया जाए। देखो इंडिया जैसे देशों में जहां पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, एक जगह बहुत कम हाथों में वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है, दूसरी जगह मनरेगा के लिए इतनी लंबे लंबी लाइनें लग रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वेल्थ टैक्स का जो आइडिया है हमेशा देखो अट्रैक्ट तो करेगा ही। इतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज है हमारे देश में। ये तो देखो थॉमस पिकेटी और उनके साथियों की स्टडी है कि इंडिया में ना 2022-23 में 1% लोगों के पास में ना 22.6% इनकम और 40% वेल्थ थी। ये डेटा आप यूज करिएगा, थॉमस पिकेटी उनके साथियों की रिपोर्ट है ये। मतलब कि देखो पूरी वेल्थ का 40% सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में है। इवन ये जो इनकम इनइक्वालिटी है ना हमारे देश में, ये साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इवन यूएसए जैसे देश से भी ज्यादा है। तो थॉमस पिकेटी का प्रपोजल ये है कि वो लोग जिनके पास में देखो 10 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है ना, उन पर 2% एनुअली वेल्थ टैक्स लगाया जाए, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस पर, यानी जो प्रॉपर्टी आपको अपने पुरखों से मिलती है ना, उस पर 33% टैक्स लगाया जाए। एक बाप जिनका नाम है रामनाथ, वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या फिर बेटी को करते हैं, तो जितनी प्रॉपर्टी है उस पर 33% का इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए। बट देखो राइटर बोलते हैं जितना अट्रैक्टिव ये आइडिया सुनाई देता है ना, उतने ही लूप होल्स हैं इस आइडिया में, इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट है। बात करें हमारे देश की, 1985 में ना वीपी सिंह ने इनहेरिटेंस टैक्स को खत्म कर दिया था। उन्होंने उस समय ये बोला था, ये इनहेरिटेंस टैक्स कलेक्ट करना ना बहुत महंगा है, और रेवेन्यू सिर्फ उस समय 20 करोड़ का था। और उसी प्रकार से देखो 2015 में अरुण जेटली ने भी वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। उन्होंने ये बोला 2013-14 में ना वेल्थ टैक्स का रेवेन्यू था सिर्फ 1008 करोड़ रुपए, और जो गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 0.1% था। ये देखो 0.1% गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का। देखो इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स लगाने का ना उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि ना टैक्स इवेजन काफी होता है, टैक्स चोरी बहुत होता है। ये जो टैक्स चोरी का खेल है ना, ये देखो आज का नहीं है, पुरानी दुनिया से चला आ रहा खेल है। इजिप्ट में ना इवन 7th सेंचुरी BC में ना, उस समय भी एक आदमी जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ना कम करके दिखाता था ताकि उसे इनहेरिटेंस टैक्स ना देना पड़े। और उस समय इजिप्ट में ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट होती थी कोड़े मारना। अब आज के जमाने में आपको पता है टैक्स इवेजन के जो तरीके हैं वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बट बेसिक आइडिया यही है कि अपनी वेल्थ को कम करके दिखाया जाए। दूसरा है कैपिटल फ्लाइट, मतलब अमीर लोगों का देश छोड़ना। यह देखो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ना पैसा और बिजनेस कभी भी आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। आप नॉर्वे का एग्जांपल ले लीजिए।
जहां पे ना जैसे ही वेल्थ टैक्स बढ़ाया गया उसके बाद ना बहुत सारे अमीर लोगों ने ना देश छोड़ दिया। इंडिया में भी 2023 में ना 5100 इंडियन मिलियनियर हैं जिन्होंने ना इंडिया को छोड़ दिया 2023 में। और ये कहां पे चले गए? टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज में, जहां पे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल दुबई में। तो कहने का मतलब ये है जैसे ही सरकार वेल्थ टैक्स लगाएगी ना तो बहुत सारे अमीर लोग जो है ना वो देश छोड़ के चले जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ का नेचर। इंडिया में देखो वेल्थ सिर्फ कैश में नहीं होती, इंडिया में वेल्थ लैंड की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, रियल एस्टेट की फॉर्म में भी होती है। अब देखो अगर वेल्थ टैक्स लगाया गया, मान लीजिए किसी की ना रेगुलर इनकम बहुत कम है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा वो प्रॉपर्टी बेच के अपना टैक्स भरेगा। समझ गई? वैसे कोई पर्सन 1000 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास में है, लेकिन वो जॉब करता है बिल्कुल 50,000 रुपए पर मंथ की, और प्रॉपर्टीज उसकी वैसे ही पड़ी है, कोई रेंट वगैरह नहीं आता। तो देखो ऐसा नहीं है ना कि वो पर्सन अब प्रॉपर्टी बेच के वेल्थ टैक्स भरेगा, ये भी एक दिक्कत है ना। तो देखो राइटर ये बोलते हैं इंडिया ना भैया अभी वेल्थ क्रिएशन के फेस में है। सोशलिस्ट ईरा में हमने ये देखा था कि ना सरकार ज्यादा टैक्स लगा देती थी, फिर ना लोगों के पास में इंसेंटिव खत्म हो जाता था कि यार क्या ज्यादा कमाएं, इतना सारा तो सरकार ले जाती है। आजकल भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला ताई, उनके लोग बहुत मजे लेते हैं, मतलब मीम वगैरह बनाते हैं कि निर्मला ताई इतना सारा टैक्स ले जाती हैं। गुकेश, उन्होंने जो जीता अभी चेस चैंपियनशिप, 11 करोड़ मिले, तो 11 करोड़ पे उनको इफेक्टिवली 42% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स हमारे देश में काफी ज्यादा है, ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स भी है, जीएसटी जैसा। तो जब देखो इतना सारा टैक्स लगाती है ना, लोगों के पास में मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि कमाने का। लगता है कि यार क्या ही है, मतलब इतना सारा तो सरकार ले जाती है, ऐसा लगता है हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं वेल्थ टैक्स का अल्टरनेटिव आप जीएसटी कंप्लायंस अच्छा करवाओ। आज भी इतना सारा गुड्स का सेल परचेज है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, आप इनकम टैक्स में रिफॉर्म लेके आओ। ये सब आइडियाज आप इंप्लीमेंट करो, लग्जरी कंजप्शन टैक्स आप लगा दो। और देखो गरीबों के लिए ना स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए, ये बात सच है, लेकिन कहां से चाहिए उस पर सरकार को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। वेल्थ टैक्स लगाने से नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो कुल मिला के कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि टैक्सेशन देखो एक टैक्सेशन में डेलिकेट बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है। एक तरफ देखो ज्यादा टैक्स इनइक्वालिटी को कम कर सकता है, बट दूसरी तरफ अगर ये इम्प्रैक्टिकल हो जाए तो पैसा और लोग दोनों देश के बाहर चले जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और लास्ट में समरी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टील फ्रेम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्टील फ्रेम में जंग लग चुका है, सर्विस क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, पोलिटिसाइजेशन का चैलेंज है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, करप्शन इनएफिशिएंसी है, इसके अलावा डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है, और आज़ादी के बाद में ना 50 से ज़्यादा कमीशंस और कमेटीज़ आ चुके हैं, जैसे फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, लेकिन ना इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेटरल एंट्री के बारे में इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि लेटरल एंट्री से फ़ायदा तो होता है बट चैलेंजेस बहुत हैं। अपोजिशन विरोध कर देता है, रिजर्वेशन का इशू आ जाता है, सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है, ये सारे इश्यूज आते हैं। और चैलेंजेस ये भी हैं, सिविल सर्विस स्टैंडर्ड बिल 2010 आया था, ठंडे वस्ते में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि आप एक बोर्ड बना दो जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रांसफर वगैरह देखे, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो राइटर सजेस्ट करते हैं यूएसए जैसा ना डोज डिपार्टमेंट बना दो आप, जो ना ये देखे कि सरकार का बेकार का खर्चा जहाँ पे होता है उसे कट करना, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, इसके अलावा इनएफिशिएंसी कम करना, पैरेलल एजेंसीज जो चल रही हैं उन्हें रिड्यूस करना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये सब हमारे देश में भी आना चाहिए जैसे यूएसए प्रयास कर रहा है। फिर ये स्किल वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। हमने इसमें ये डिस्कस किया कि स्किल की डिमांड तो देखो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है, सोसाइटी बूढ़ी हो रही है विभिन्न देशों की, तो स्किल्स की डिमांड है। बट हमारे देश में ना, हमारा देश उस स्किल्स की डिमांड को पूरा कर सकता है, बट कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आर्किटेक्चर नहीं है हमारे देश में, ये दिक्कत है। बायलैटरल एग्रीमेंट सरकार ने साइन किए हैं बट उसकी आउटकम कभी नहीं एनालाइज की। तो राइटर बोलते हैं सबसे पहले आप कंप्लीट डेटाबेस बनाओ, आप ये देखो डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है, किस चीज़ की है, और इसके लिए आप
यूरोपियन सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे इंस्टीट्यूट्स का डेटा है वो यूज़ कर सकते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे देश में जो स्किल सेंटर्स हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ। जो माइग्रेंट्स वापस आते हैं उनकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि उनके टैलेंट को देश में यूज़ कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर वेल्थ टैक्स वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था। वेल्थ टैक्स का आइडिया काफ़ी पुराना है, लेकिन देखो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब इनइक्वालिटी जहाँ पे होती है, आइडिया तो अच्छा होता है। थॉमस पिकेटी ने ये बोला था वेल्थ टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा जिनकी है 2% टैक्स लगाया जाए, 33% इनहेरिटेंस टैक्स जिनकी अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो राइटर बोलते हैं दिक्कत ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, केस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में, रेवेन्यू जनरेट काफ़ी कम होता है। तो इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स वीपी सिंह ने ख़त्म कर दिया था 1985 में, और अरुण जेटली ने 2015 में वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया था। और जब देखो वेल्थ टैक्स लगाया जाता है ना, टैक्स इवेजन काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग अपना देश छोड़ के चले जाते हैं उन देशों में जहाँ पे टैक्स कम लगता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, वेल्थ टैक्स से संबंधित 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। फिर ये स्टील फ्रेम वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए, ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।